और हमारे साथ जेके बंसल जी, रिटायर्ड मेजर जनरल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, और आपको भी 76वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं जनरल साहब। और जेके बंसल जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कैसे आप देखते हैं भारत को कि कितना भारत सशक्त हुआ है इन 76 सालों में? गुड मॉर्निंग अर्चना जी। जी आपको भी गणतंत्र दिवस मुबारक हो और आपके सारे दर्शकों को भी मुबारक हो। देखिए, देश बहुत मजबूत हुआ है। जो इंडिया है वो एक जर्नी कर रहा है, सिक्योर भारत, सिक्योर भारत, डेवलप्ड भारत, और जो है सेल्फ रिलायंस भारत। तो ये एक जर्नी है। इसके अलावा हमारे इसको देखते हुए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, जो वो दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में डेवलपमेंट हो रहा है और कल्चर के ऊपर में। हमारी जो है अभी इकोनॉमी वो 5वें स्थान पर चली गई है, जो कि पहले बहुत नीचे होती थी। हमने जो यूके को भी पछाड़ दिया है इसमें। हमारी आर्मी काफी सशक्त है, हमारी नेवी में बहुत सशक्त हुई है। अभी भी कुछ 3 जो है, जो भारत में जहाज अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 जनवरी को दिए थे। तो इस प्रकार से देखते हुए भारत बहुत सशक्त हुआ है। हमारा जो है यहाँ पे काफी, जो इस समय फॉरेन रिजर्व है $628 बिलियन है, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहे हैं, और इंडिया की साख बहुत बड़ी है। सभी देश इंडिया को साथ में रख के चाहते हैं। आप ये देखिएगा, अगर मैं विश्व पटल पे बात कहूँ, ये जो आपने कहा कि भारत में हम कहाँ पर हैं या हमारी क्या अभी है, तो आप जो हम हमारे साथ में, हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी के अंदर में वो काबिलियत है कि जो एडवर्सरीज हैं, जो आपस में कन्फ्लिक्टिंग हैं, उनको भी साथ लेकर चल सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, जो रशिया को साथ में लेकर के, उसी तरह से यूक्रेन को साथ में लेकर के, यूएसए को साथ में लेकर के हमारे ऊपर में बहुत प्रेशर डाला गया कि आप जो रशिया से तेल मत खरीदिए, लेकिन हमने रशिया से तेल खरीदा। हमारी इंडिपेंडेंट भारत की नीति है, फॉरेन नीति है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत कुछ हुआ है। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हर फील्ड में हुआ है। आप चाहे जैसे मैंने बताया, इकोनॉमी हमारी बड़ी है, खेल में हमारे बहुत सारे विजय हुए हैं। हमने जो है T20 को अभी चैंपियनशिप ली है हमने। चेस में जो काफी हुआ है। और रेल के अंदर में जो हमने अभी 1200 हॉर्स पावर का हाइड्रोजन जो इंजन बनाया है, जो कि वर्ल्ड में कुछ ही कंट्री हैं जिन्होंने अभी तक बनाया है, जिसमें स्पेन है, चाइना है, और जो इनके पास में भी अब तक 600 हॉर्स पावर का ही बना था। हमने जो है वंदे भारत ट्रेन जो है वो जाएगी कश्मीर तक, जो हाइट पे जा रही है। तो ये तो सब चीजें होगी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इस समय जो हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उसमें हमने जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है, उन्होंने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदने हैं वो हमारे से। अगर हम डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें, जी जी बिल्कुल मेजर साहब, आपसे सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि देखिए आपने वो वक्त भी जरूर देखा होगा, 62 का, 65 का, 71 का, कारगिल का। अब ऐसे में अगर हम आज बात करें अपने डिफेंस सेक्टर की, हम लगातार देख रहे हैं कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो मजबूत हो रहा है। आज आप देखिए, पहली बार यहां पर ऐसा होगा कि प्रलय मिसाइल यहां पर एक तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। तो मेजर साहब, आप कैसे देखते हैं कि आज क्या भारत सक्षम है, क्या भारत आज उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां पर विकसित देश जो है वो भारत को चुनौती देने से पहले कई बार सोचेंगे? अर्चना जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आपने काफी इसके बारे में बहुत स्टडी किया है, मुझे लगता है। क्योंकि अभी ये जो है ना, भारत पहले सब कुछ इंपोर्ट करता था, और एक्सपोर्ट करने की तो हम सोच ही नहीं सकते थे। हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। क्या आपको भी पूर्ति करने ज्यादा से ज्यादा हमारी जो भारत में ही बने जो डिफेंस के इक्विपमेंट है। जैसे अगर मैं आपको कहूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो हमारी इंडोनेशिया को जा रही है, फिलीपींस को जा रही है। एक हमारा ड्रोनियर जो एयरक्राफ्ट 228 है, जो कोस्टल गार्ड की रक्षा करता है, और उसमें 2 टर्बाइन इंजन हैं, उसको खरीदा है बांग्लादेश ने, खरीदा है सेशन ने, खरीदा है। तो इस तरह से बहुत सारे कंट्री विश्वास जता रहे हैं, जो कि हमारी चीजों को खरीद रहे हैं। दूसरी जो हमारी अभी बहुत, जैसे अभी हमने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 जो है युद्ध के जो जहाज हैं, पानी के जहाज, वो उनका इनॉग्रेशन 15 जनवरी को किया था, जिसके अंदर में
75% इंडियन मेड है, जिसमें हमारा एक जो है आईएनएस सूरत है। आईएनएस सूरत की विशेषता ये है कि ये एक स्टिल्थ है। स्टिल्थ का मतलब ये होता है कि इसको रडार नहीं देख सकते। जब रडार नहीं देख सकते तो पानी में इसको दुश्मन हमारे पास में नहीं आ सकता। जब दुश्मन पास में नहीं आ सकता तो इसको डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल है। इसके अंदर में एक और बहुत विशेषता है कि जो नारी शक्ति का प्रदर्शन हिंदुस्तान में हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे इसके अंदर में सेपरेट प्रोविजन है अकोमोडेशन का फीमेल्स के लिए, जिसमें सेलर्स और ऑफिसर्स दोनों जो हैं वो जो रह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो हिंदुस्तान के इसके स्टिल्थ के अंदर में है। ये आई से लैस है, ये आई से लैस है। इसके अंदर में जो है प्रचंड जो हमारा हेलीकॉप्टर है उसको या एएलएच को उतारने की शक्ति है। आईएनएच नीलगिरी है, आईएनएच नीलगिरी फ्रीगेट का है। उसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेके जाया जा सकता है। जो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, वर्टिकल लॉन्चिंग की जा सकती है। इसी तरह से जो एक आईएनएच वागशीर है, वो एक बहुत ही चुपचाप काम करने वाली मिसाइल है, पनडुब्बी है, और जो इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से एक अभी आईएनएच अरिगत जो इंडियन नेवी के अंदर में उतारा गया था, उस अरिगत का जो उसकी विशेषता ये है कि ये जो है न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब इसमें कोई ऑयल या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। और हमारे पास में अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो बहुत बड़े शिप होते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट जो करीब 50-55 एयरक्राफ्ट जो हैं वहां पे लैंड हो सकते हैं या उनसे जाके इनका यूज किया जा सकता है। तो जो अभी विक्रम है वो 23 में कमीशन हुआ, वो कंप्लीट इंडियन मेड है। उससे पहले जो एक विक्रमादित्य है वो हालांकि रशियन है, और एक अभी विशाल बनने जा रहा है। तो हमारी नेवी की बहुत ताकत बढ़ी है। इसी के साथ साथ जो आर्मी की भी बहुत बड़ी है। आर्मी के अंदर में आप देखा जाए तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है युद्ध के मैदान में, बॉर्डर तक हमारे जो है अभी गाड़ियां हर वेदर में जा सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने भी इस शो को कवर किया होगा कि जेड मोड एक टनल जो श्रीनगर से सोनभद्र तक जोड़ेगी, वो पहले जो जिसमें 3.5-4 घंटे लगते थे 15 मिनट में हो जाएगा। बर्फ के टाइम में वो रास्ता रुक जाता था, अभी वो रास्ता खुला रहेगा, जिससे कि हमारा ट्रूप वहां पे मूवमेंट कर सकता है, जनता भी मूवमेंट कर सकती है। 3 घंटे का सफर था 15 मिनट में हो जाए। इसी प्रकार से एक सैला टनल बनी है ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में। मैं अरुणाचल प्रदेश में रहा हूँ। जब हम सैला को पार करते थे तो बर्फ के टाइम में वहां गाड़ियां फंस जाती थी, ऊपर से जो है लैंडस्लाइड होती रहती थी। लेकिन अब इस टनल के बन जाने से जो वो सारा ऑल वेदर मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एयरफोर्स में ले लीजिए, नेवी में ले लीजिए, हमारी इकोनॉमी को ले लीजिए, हमारे ट्रेड को ले लीजिए, हमारी जो है सब चारों तरफ से बहुत प्रगति की तरफ बढ़ रहा है भारत। अभी हमारी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है। तो अब इन सबको देखते हुए जो वर्ल्ड में थर्ड जो हमारा मैंने बताया कि हम 5th हैं, तो ये बहुत ही सब कंट्री हमारे साथ में आने को तैयार है। तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया। तो इंडिया में जो इस समय हमारी जर्नी है वो स्ट्रॉन्ग, सिक्योर, सेल्फ रिलायंस भारत है। उसके लिए हमारे में जो हमारा फोकस है वो है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और कल्चर ऑल्सो। तो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। हमारी कल्चर सारे विश्व में, योगा का हमने चारों तरफ विश्व में जो है उसको सब लोग मानते हैं हमारी कल्चर को। अब आप देखिए कि जो हिंदू मंदिर है वो यूएई के अंदर में बना है। इसी प्रकार से इंडियन कल्चर के में बहुत सारे लोग आस्था कर रहे हैं। तो इंडिया बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। जी बिल्कुल मेजर सर, मेजर साहब आपने बड़े ही विस्तार तरीके से बताया और हमारे दर्शक भी इसको सुन रहे होंगे। मेजर साहब, आपसे मेरा सवाल ये भी है कि आपने भी जिक्र किया कि इस बार इंडोनेशिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोबोवो सुबियांतो इस बार के हमारे चीफ गेस्ट हैं, और ये चौथी बार है, क्योंकि जब पहला गणतंत्र दिवस हुआ था तो पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर भी इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष हमारे चीफ गेस्ट थे, और चौथी बार ऐसा हो रहा है कि जब इंडोनेशिया के चीफ गेस्ट जो है राष्ट्राध्यक्ष हमारे चीफ गेस्ट है। ऐसे में इसके जरिए क्या संदेश देने की एक कोशिश है, क्योंकि देखिए उनकी जो बड़ी टुकड़ी है वो आज हमारे सेना के साथ मार्च पास्ट करते हुए भी नजर आएंगे। तो क्या है कोई संदेश या फिर कोई इसके बीच में एक संदेश देने की कोशिश वैश्विक पटल पर है क्या? बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये देखिए, इंडोनेशिया जो है वो ईस्ट में या जो पैसिफिक में एक बहुत बड़ा जो है। तो हमारी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री की तो ईस्ट में ही है, और जो हमारे इनके साथ में बहुत गहरे रिलेशन है जो इंडोनेशिया के साथ में।
जैसे आपने क्या कहा, अभी सुबियांतो आए थे और 1950 में फर्स्ट टाइम ऑल्सो जो भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे सुकार्नो, पहले हमारा जो गणतंत्र दिवस था। और हमसे ये जो है हमारे साथ में इनका ट्रेड है करीब $30 बिलियन का। और इसके साथ साथ में डिफेंस के बीच में भी है टाइज। हमारी डिफेंस जैसे वो जो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स है उसके ऑर्डर दिए हैं इंडोनेशिया ने। दूसरा एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर में जो इंडोनेशिया की फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है, अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद में फोर्थ आती है इनकी, तो बहुत बड़ी एक नेवल इनका है। तो जो आप हमारा बड़ा क्लोज है इनके करीब आप देखेंगे तो जो इंडोनेशिया है हमारे अंडमान निकोबार से करीब 90 किलोमीटर होगा। तो हमारा बहुत एक अच्छा इनके साथ में ट्रेड, डिफेंस के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा कल्चरल जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वहां पर। मैं भी इंडोनेशिया में 2-3 बार गया हूँ। अभी भी वहां पर रामायण होती है और रामायण के साथ साथ वो पूरे हमारे हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं। एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब इंडोनेशिया में गए तो उन्होंने सब कुछ ये देखा कि वहां रामायण है और ये सब तरह की बातें जो मैं देखी उसकी। तो उन्होंने पूछा कि हिज एक्सीलेंसी, आप तो जो है एक मुस्लिम कंट्री हैं उसके होते हुए आप जो ये सब कुछ क्या है आपके पास में। कहते हैं कि देखिए हमारी वो पूजा पद्धति है, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं वो हैं हिंदू और यही जो देवी देवता हैं हम उनकी पूजा, इसलिए हम उनको नहीं भूल सकते। तो उन पर इतनी आस्था है, तो जो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है हमसे उनके साथ कनेक्ट करने का। जहां पर बात आती है, देखिए आजकल जो बहुत से एक जिहादी मानसिकता है जो कुछ लोगों की, ऐसी कट्टरता, वो उस तरह की वहां बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत कल्चरल रिलेशंस और इस तरह की बातों को देखना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब कुछ देखते हुए हमारे साथ में जो है ये बहुत अच्छे इनके रिलेशन है। और यही एक मैसेज है पूरे वर्ल्ड को कि जो है इंडोनेशिया हमारा जो है, चाइना को भी मैसेज जाता है, पूरे वर्ल्ड को जाता है, क्योंकि चाइना भी इस तरह की कंट्रीज को अपने फेवर में करने की कोशिश करता है जो इंडो पैसिफिक में इनका काफी एक महत्व है इंडोनेशिया। जी बिल्कुल मेजर साहब। और मेजर सर आपसे मेरा सवाल ये भी है कि आपने भी बताया, इस अभी जिक्र किया कि आज किस तरह से रक्षा के क्षेत्र में हम मजबूत हुए हैं। पहले हम आयातक हुआ करते थे, आज हम निर्यातक बन रहे हैं। ऐसे में मेक इन इंडिया का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं, कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं आप इस रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में? देखिए मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। अब जो अगर मैं आत्मरक्षक डिफेंस के लिए ही बोलूं तो हमारे डिफेंस में 3 तरह की हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। नेवी का मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो है INS सूरत, नीलगिरी, वागसीर ये दिए हैं। INH आर्यघात दिया है। एक टॉर्पिडोज हैं जो बनाई है हिंदुस्तान, ये हमारी DRDO ने। तो ये सब नेवी का हमारा जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के साथ में बना है, दूसरा भी इंडिया के अंदर में बनने जा रहा है विशाल। जहां तक हम उसकी एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स के अंदर में भी बहुत कुछ ऐसा बना है जो कि हमारे इंडिया के अंदर में हो रहा है, जिसमें जो LCA लाइट एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है। एक प्रचंड है जो हेलीकॉप्टर है। इसके साथ साथ में एक अवाक्स होता है, एडवांस एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, जो कि पहले से जो ये देखता है कि अगर कहीं से कोई फायर वगैरह या कोई ऐसा है उसको एनालाइज करके और वो जो आर्मी की या एयरफोर्स को बता देता है कि किस तरह से स्थिति है दुश्मन के बारे में। इसी तरह से एक स्वाति जो सिस्टम बनाया है उसमें ये पता चल जाता है कि दुश्मन की फायर कहां से आ रही है। अभी एक लाइट टैंक बना है जिसका नाम है चोरावर। तो वो लाइट टैंक की खूबियत ये है कि उसको पहाड़ों पर भी जो उसको ले जा करके वहां पर वो चलता है, काम करता है। नॉर्मली जो टैंक होते थे वो प्लेन में ही चलते थे, लेकिन वहां पर चल जाते हैं, तो इसलिए उसकी बहुत। तीसरा जो है अगर हम उसकी बात करें, एक जो T9 एक वो बनाई है आर्टिलरी की गन, वो सब जीरो टेम्परेचर पे काम करती है। जो एक्सप्लोजिव है उसको हैंडल करने के लिए DRDO ने एक रोबोट बनाया है जिससे कि 1000 किलो तक का वो उठा लिया जाए। तो इस तरह से जो इसमें हो रहा है, नेवी में हो रहा है, आपका आर्मी में हो रहा है,
एयरफोर्स में हो रहा है, तो एयरफोर्स के अंदर में भी बहुत एडवांस हो रहा है। तो हर चारों तरफ हम ये बनाते जा रहे हैं। और एक और मैं बताना चाहूंगा अभी कि जो एक T-72 जो एक ब्रिज लेइंग टैंक है, अभी उसका ऑर्डर दिया है 47 टैंक्स का, जो हिंदुस्तान में ही बनेंगे। उनकी विशेषता ये है कि वो टैंक जो है वो पुल बना देता है, और पुल करीब 24 मीटर लंबा पुल 10 मिनट के अंदर बन जाता है, और उसके ऊपर 70 टन तक का वेट लेकर के कोई भी व्हीकल जा सकता है। इसी तरह से एक C-295 जो अभी एयरक्राफ्ट बन रहा है, जो एक कैरियर एयरक्राफ्ट है। कैरियर एयरक्राफ्ट का मतलब ये होता है कि लड़ाकू विमान होते हैं, और ये जो विमान है वो इस्तेमाल होता है जो कार्गो को ले जाने के लिए, ट्रुप्स को ले जाने के लिए, या एयर एम्बुलेंस की तरह से। और ये एक बहुत ही अच्छा है, जिसकी 56 की इसकी अभी बनाने की है। ये स्पेन के साथ में मिलकर उसी समय पहले हमारे जो प्रधानमंत्री और स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मिलकर इसका इनोग्रेशन किया था वडोदरा में, और टाटा कंपनी इसको बनाएगी। तो 16 तो बन के वहीं से आएंगे स्पेन से, 40 इंडिया के साथ में बनेंगे, 16 में से 6 आ चुके हैं और वो बाकी आ जाएंगे। दूसरा, जिससे भी कंट्री से हम कोई वेपन लेते हैं तो उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात होती है, जिससे कि कुछ दिन में वो हिंदुस्तान के अंदर ही बनने लग जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे तो भारत के अंदर में आप देखिए, आप मैं और ये इसके स्पेस में बताता हूँ। स्पेस में देखिए, हमने चंद्रयान-3 जो साउथ पोल पे मून पे भेजा है, वहां उसके अंदर में जो एक क्रेटर है उसमें हमारा जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान जो रोवर है वो जाके हुए हैं। इसी प्रकार से 2 सैटेलाइट का डॉकिंग किया है स्पेस के अंदर में, जो कि एक माइलस्टोन है स्पेस के अंदर हमारा स्पेस स्टेशन बनाने के लिए। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो हमारे जो और बहुत सारे इस तरह के हो रहे हैं कि 4 जो हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहे हैं वो नासा में जाकर के अभी स्पेस में जाएंगे। तो ये बहुत है, और हमारा बजट है, हमारा बजट भी अच्छा बजट है, करीब $75 बिलियन का है, जो कि थोड़ा देखते हुए बाकी कंट्रीज को कम है। अगर देखा जाए तो जो अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो $900 बिलियन है, चाइना का $300 बिलियन है, और रशिया का $125 बिलियन है, जबकि रशिया की इकोनॉमी हमसे कम है, उनका बजट हमसे ज्यादा है। तो यहाँ अभी जरूरत यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ आज कि हमको जो है डिफेंस बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले 2.5 फ्रंट वॉर हम लड़ रहे थे, पाकिस्तान, चाइना और इंटरनल, अब 3.5 फ्रंट हो गई है बांग्लादेश में की जो स्थिति है इस समय, जो हॉस्टाइल बन गए हैं हमारे लिए। तो इन सबको देखते हुए एक बजट बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, जिसमें कुछ हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन वगैरह ऐड की जा सकती हैं। तो बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली हम बहुत सशक्त हैं और आत्मनिर्भर हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। और मेजर साहब, मैं आपसे सवाल पूछने ही वाली थी, आपने इसका उत्तर भी दे दिया, लेकिन मैं आपसे फिर भी ये सवाल पूछूंगी, क्योंकि आज हम दुनिया को देख रहे हैं, आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं की अस्थिरता है। चाहे आप रूस यूक्रेन को देख लीजिए, चाहे आप इजराइल हमास को देख लीजिए, अभी आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, अफगानिस्तान पाकिस्तान को देख लीजिए कि किस तरह से दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। ऐसे में भारत की अगर मौजूदा स्थिति की हम बात कर ले तो उसे और कितना ज्यादा सशक्त बनाने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि देखिए भारत हमेशा बात करता है कि हमें संवाद के जरिए ही हर चीज का, हर समस्या का हल निकालना चाहिए। लेकिन अब अमेरिका में क्योंकि ट्रंप की सरकार आ गई है और ट्रंप की नीति है अमेरिकन फर्स्ट, और जिसको लेकर उन्होंने कई ऐसे फैसले भी लिए हैं जिससे कहीं ना कहीं दुनिया चिंता में आ गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब इतनी तमाम अस्थिरताओं को देखते हुए अभी हमें और कितना सशक्त होना है? देखिए, हम निरंतर सशक्त होते जा रहे हैं, इकोनॉमी में भी और मिलिट्री में भी। किसी भी कंट्री की जो पावर होती है, इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर, दोनों ही तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हर मंच पे ये कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान जो वो युद्ध नहीं है, उसको डिप्लोमेसी और डायलॉग से जो है वो सुलझाना चाहिए। जिसका जो हमने जो कहते हैं ना, जो हम सिखाते हैं, जो प्रीच करते हैं, वो फॉलो करते हैं। वो फॉलो करते हुए हमने चाइना के साथ में वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से अपना जो स्टैंड ऑफ था 4 साल का, उसको, जिसमें काफी मिलिट्री कमांडर्स की भी मीटिंग हुई है और हमारे डिप्लोमेट्स की भी है, और पॉलिटिकल लीडरशिप की, सबको मिलाकर वो बहुत अच्छा ये हुआ। दूसरा जो है कि स्टेबिलिटी, हमारी इकोनॉमी जो है वो सतत बढ़ती जा रही है। हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है काफी स्ट्रॉन्ग है,
बड़े अच्छे फैसले ले रही हैं। उन्हीं सबको देखते हुए भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। हमारी जो सबके साथ में अच्छी मित्रता है, अभी जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के टाइम में भी अमेरिका के साथ में थी, और अब ट्रंप के साथ में भी होने के बाद में भी अभी हमारी उनके साथ में अच्छे हैं। हमारे जो आप ये देखिए कि जो इस समय जब ये उनका शपथ समारोह था, जो माननीय ट्रंप जी का, उस समय हमारे जो भारत के विदेश मंत्री थे उनको बिल्कुल प्रोटोकॉल तोड़ करके आगे की लाइन में बिठाया गया बिल्कुल, हाँ, अग्रिम पंक्ति में थे और वो। अगली पंक्ति में थे वो, जबकि बाकी वो पीछे की पंक्ति में थे। इसी प्रकार से क्वाड की मीटिंग तो हुई थी जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे। इसके अलावा द्विपक्षीय मीटिंग भी हुई जो कि सिर्फ भारत के साथ में हुई। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने फर्स्ट जो है वो भारत, और भारत के साथ में जो इस समय जो वहाँ की एक डिस्पेंसेशन है, उसमें आप चाहे तो वहाँ के विदेश मंत्री ले लीजिए जो रूबियो हैं, या आप वहाँ की इंटेलिजेंस के ले लीजिए तुलसी गबार्ड हैं, या जो वहाँ के जो है डिफेंस मिनिस्टर, वो सब भारत के को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और कई मोर्चों पर वो भारत की वकालत कर चुके हैं। वकालत यहाँ तक कर चुके हैं कि उन्होंने ये कहा है कि भारत को एक एली बनाया जाए, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हैं जो सब एलीज हैं यूएस के, और उसके साथ में आप देखते हैं इजराइल है, जापान है, कोरिया है। इसी प्रकार से वो कहते हैं भारत को भी अपना एलाइज बनाया जाए। तो भारत की बहुत है, और आप देखेंगे तो रशिया हमारा मित्र है ही, यूरोपियन कंट्री के साथ में भी हमारे अच्छे संबंध हैं। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जब रूस गए थे तो कुछ दिन बाद में वो जो है हाँ, जेलेंस्की से भी मिलने के लिए गए थे, यूक्रेन भी पहुंचे थे। यूक्रेन भी गए जेलेंस्की से। तो हम जो ये बहुत, जब यहाँ पे एक G20 की मीटिंग हुई थी तो उस समय सभी को मिला करके और एक जो स्टेटमेंट आया था वो बिल्कुल बैलेंस था। और इसी प्रकार से जो भारत की विश्वसनीयता, सभी को उनके ऊपर विश्वास है, और भारत एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और मैं यही कहूंगा कि जो प्रेजेंट हमारी डिप्लोमेसी है, लीडरशिप है, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और इस तरह से भारत के अंदर में स्थिरता रहेगी, क्योंकि हम जो हैं पीस लविंग हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और डॉक्टर कलाम कहा करते थे, मैंने उनके साथ 30 साल काम किया है, डीआरडीओ में था, कि स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमको जो सभी रेस्पेक्ट कर रही हैं, और जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो किसी की कोई हिमाकत नहीं होगी कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई बुरी नजर उठा के दे। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर भी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर उसके बाद लौटते हैं, चर्चा करते हैं आपसे कि किस तरह से हमारा देश सशक्त हो रहा है हर क्षेत्र में।